हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर 2 का स्टोरीज़ वाला हिस्सा, फिक्शन वाला हिस्सा। ओके, तो हमारी पहली स्टोरी है ए कप ऑफ टी। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने सिलेक्ट किए हैं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपने पूरी तैयारी कर भी ली है तो भी ये पॉइंट्स आपको पढ़ने चाहिए। अगर आपने तैयारी नहीं कर पाए हैं टाइम कम होने की वजह से, तो ये पॉइंट्स याद करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। इस लेसन से कुछ भी आ जाए, ये पॉइंट्स आप ज़रूर लिख के आइए, तो कुछ ना कुछ मार्क्स आपको, अच्छे मार्क्स आपको ज़रूर मिलेंगे। ओके, तो देख लेते हैं कौन कौन से इसके मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले राइटर पता होना चाहिए, ए कप ऑफ टी रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। ओके, प्ले को काट देना। शी वॉज ए ब्रिटिश स्टोरी राइटर, उसका इंट्रोडक्शन है, ब्रिटिश स्टोरी राइटर है। शी वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड फ्रॉम चेकोव। तो राइटर के बारे में एक दो बातें हमें पता होनी चाहिए। तो ये बड़ी ख़ास बात है इसकी कि ये जो राइटर है चेकोव, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, उनसे काफ़ी प्रेरित है कैथरीन मैन्सफील्ड। हर स्टाइल ऑफ राइटिंग इज़ फ्लोइंग। उसका जो स्टाइल है वो फ्लोइंग है, यानी कंटिन्यूअस है, एक बहाव वाली क्वालिटी है उसमें। ये लाइन आप हर राइटर में लिख सकते हो, सभी का स्टाइल ऐसा ही होता है। द एंडिंग ऑफ हर स्टोरी इज़ वेरी सरप्राइजिंग। और ज़्यादातर जो उसने स्टोरीज लिखी हैं उसकी एंडिंग बड़ी सरप्राइजिंग है। तो राइटर की तारीफ़ करने के लिए आपके पास सिमिलर सी लाइंस होती हैं सभी राइटर्स में जो चल जाती हैं। तो सभी में आप थोड़ी बहुत राइटर की तारीफ़ कर दिया करो। अगर बड़ा क्वेश्चन आया तो, छोटा क्वेश्चन आया तो उसमें राइटर पे ज़्यादा वेटेज नहीं देना है। अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया है, 20 नंबर का आ गया है, तो उसमें राइटर के बारे में जितना कुछ जानते हो आप लिख सकते हो, कोई मना ही नहीं है। ए कप ऑफ टी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टोरीज ऑफ कैथरीन मैन्सफील्ड। ये लाइन हर एक चीज़ में चल सकती है। कोई भी ऐसे के बारे में आप लिख रहे हो, किसी भी स्टोरी के बारे में, किसी भी पोइम के बारे में, वो फेमस तो होनी ही होनी है। तो आप ये लाइन लिख सकते हो कि एनी जो कोई भी पोइम है, कोई भी ऐसे है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एसेज और वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोइम्स। इन दिस स्टोरी शी हैज़ यूज्ड इम्प्रेशनिस्टिक टेक्निक। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इम्प्रेशनिस्टिक टेक्निक का यूज़ किया गया है। द स्टोरी इज़ ए साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ रोजमेरी फेल। अब यहाँ हम स्टोरी पर आते हैं कि स्टोरी की मेन जो पात्र है वो है रोजमेरी फेल। एफ बड़ा कर लेना इसमें। रोजमेरी फेल है जो सेंट्रल कैरेक्टर है, हु इज़ ए वुमन ऑफ अपर क्लास। और वो जो है एक औरत है, अपर क्लास की औरत है, यानी उच्च वर्ग की औरत है। उसकी साइकोलॉजिकल स्टडी है इस स्टोरी के अंदर। साइकोलॉजी उसके मन की स्टडी है। उसका मन किस तरह का है, कैसे विचार आते हैं उसके मन में, किस टाइप की औरत है वो, कैसा सोचती है वो, इस तरह की उसकी इस स्टोरी में हमें बताया गया है। शी लाइक्स टू शो ऑफ हर रिचेज एंड लव ऑफ आर्ट। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उसकी एक आदत ये है कि वो शो ऑफ करती है। शो ऑफ का मतलब दिखावा करती है। किस चीज़ का? रिचेज का, अपने धनी होने का, अपनी धन संपदा का, और अपना जो लव ऑफ आर्ट है उसका भी बड़ा शो ऑफ करती है। वो ये दिखाती है कि वो आर्ट की कितनी शौकीन है। अब क्योंकि वो अपर क्लास की है, धनवान तो है ही वो, लेकिन वो धनी होने का दिखावा भी बहुत करती है। और धनी लोगों की एक आदत होती है कि वो आर्ट की चीज़ें खरीदते हैं, महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हैं, घर में रखते हैं, तो वो उसको भी शो ऑफ करती है। वेस्टफुल है वो, वेरी वेस्टफुल का मतलब धन को बर्बाद करती है, व्यर्थ कामों में खर्च कर देती है। इंटरेस्टेड इन बाइंग एंटीक आर्ट थिंग्स, बोले काट देना। एंटीक आर्ट थिंग को खरीदने में बड़ा इंटरेस्ट रखती है। एंटीक का मतलब पुरानी चीज़ें और बहुमूल्य चीज़ें, उनको खरीदने में बड़ा इंटरेस्ट रखती है। वन विंटर इवनिंग, अब यहाँ से स्टोरी थोड़ी शुरू होती है। वन विंटर इवनिंग शी मेट ए पुअर गर्ल ऑन रोड। तो एक सर्दी की शाम थी, जब वो दुकान से शॉपिंग करके बाहर निकल रही थी, तो उसको एक गरीब सी लड़की मिलती है सड़क पे। द गर्ल आस्क्ड हर टू गिव हर मनी टू बाय ए कप ऑफ टी। वो गरीब सी लड़की उससे क्या मांगती है? कुछ पैसे मांगती है कि उसको चाय पीनी है, ठंड बहुत है। रोजमेरी वॉज एक्स्ट्रा काइंड टू हर, शी टुक हर टू हर होम। रोजमेरी उसके प्रति एक्स्ट्रा काइंड होती है, एक्स्ट्रा काइंड ज़रूरत से ज़्यादा दयालु होती है। उसको चाय पिलाने की बजाय उसको घर ले आती है कि तू मेरे घर चल। उसको देख के बड़ी हैरानी भी होती है कि लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जिनके पास चाय पीने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि वो तो बहुत धनी होती है, शुरू से ही उसने कभी गरीबी देखी नहीं है। तो वो उस लड़की को अपने घर ले आती है। शी गैव हर टी एंड सैंडविचेस, बटर, ब्रेड एंड क्रीम टू ईट। तो उसकी वो बड़ी सेवा करती है, उसको टी देती है, सैंडविच देती है, बटर देती है, ब्रेड देती है, ये सारी चीज़ें वो उसको खाने के लिए देती है। तो बीच में उसकी बातचीत भी होती है। लड़की को वो सोफे पर बिठाती है, अवगत करती है। लड़की बेचारी बड़ी हैरान परेशान होती है कि ये मेरे को ले आई ऐसी औरत। वो भी मतलब बड़ी हैरान होती है भी, ऐसी औरतें भी हैं जो मुझे ले गई थी, घर पे ले आई है बिना मुझे जाने पहचाने। अब शाम को उसका हस्बैंड घर आता है, वन हस्बैंड फिलिप उसका नाम है, हस्बैंड का फिलिप। केम ही आस्क्ड हर अबाउट द गर्ल। तो वो गर्ल के बारे में पूछता है, ये लड़की कौन है?
फिलिप डिडंट वॉन्ट टू कीप द गर्ल एट होम। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर दी है। वो उससे बातचीत करता है तो वो कैथरीन मैन्सफील्ड बताती है कि मैं इसको लेके आई हूँ, अब ये हमारे घर ही रहेगी, बेचारी छोटी सी बच्ची है, बहुत ही गरीब है, क्यूट सी है, तो अपने रख लेते हैं इसको। तो फिलिप को ये बात पसंद नहीं आती कि भाई ऐसे कैसे किसी कोई राह चलती लड़की को ये ले आई और घर पे रखेगी, उसको जानते भी नहीं है, नुकसान भी हो सकता है। तो फिलिप ने एक बार तो मना किया भी नहीं रखना, बट रोजमेरी वाज अडामेंट। रोजमेरी अपनी बात पर अडिग थी। अडामेंट का मतलब होता है अडिग होना। फिलिप देन एक्टेड टैक्टफुली। तब फिलिप को पता लग गया भी ऐसे तो ये नहीं मानने वाली, कोई तरकीब लगानी पड़ेगी। टैक्टफुली का मतलब कोई चाल चलना, दिमाग लड़ा के कोई काम करना। ही प्रेज्ड द गर्ल एंड दैट शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव। उसने फिर उस लड़की की तारीफ़ की कैथरीन मैन्सफील्ड के सामने। जब कैथरीन और फिलिप अलग रूम में थे तो फिलिप उसको कहता है कि कोई बात नहीं, तुम उसको रख लो, मैं तो जब आया था कमरे के अंदर तो उसको देखते ही मैं तो बोल्ड हो गया था। बोल्ड हो गया मतलब अक्का बक्का रह गया था इतनी सुंदर लड़की को देख करके। तो उसने उसकी तारीफ़ की कैथरीन मैन्सफील्ड के सामने, अपनी पत्नी के सामने। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, एंड लगा लेना बीच में आप, एंड सैड लिख सकते हैं यहाँ पे, एंड सैड दैट शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव एंड अट्रैक्टिव। रोज़मेरी गॉट जेलस ऑफ हर। अब रोज़मेरी को उससे जेलसी हो गई कि मेरे पति को तो वो पसंद आ गई है, मेरा नुकसान ना हो जाए कहीं मैं इसको घर पे रखूँगी तो उसको जेलसी होती है, ईर्ष्या होने लग जाती है। प्ले काट देना है, सॉन्ग भी काट देना है। शी गैव दैट गर्ल 5 पाउंड नोट एंड सेंट हर अवे फ्रॉम होम। तो उसने उस लड़की को 5 पाउंड का नोट पकड़ाया और कहा कि चली जाओ यहाँ से। अब वो मान गई उसको निकालने के लिए। इतनी देर जब फिलिप उसको समझा रहा था तब तक तो उसको समझ नहीं आया था कि इसको नहीं रखना चाहिए, लेकिन जैसे उसको लगा कि फिलिप उसके प्रति आकर्षित हो रहा है तो उसको जेलसी हो गई, तो उसने उस लड़की को फट से निकाल दिया। द ट्रिक ऑफ फिलिप वर्क। हालांकि फिलिप को ऐसा कुछ नहीं था, लड़की को ज़्यादा खास सुंदर नहीं लगी थी, ये उसकी ट्रिक थी कि किस तरह से उस लड़की को घर से निकालें। द ट्रिक ऑफ फिलिप वर्क। तो ये जो ट्रिक थी उसकी काम कर गई। ही हैड अराउज्ड जेलसी इन द माइंड ऑफ रोजमेरी बाय प्रेजिंग अनदर गर्ल। उसने रोजमेरी के मन में जेलसी जगा दी थी, अराउज कर दी थी। कैसे? दूसरी लड़की की तारीफ़ करके। तो ज़्यादातर औरतों की साइकोलॉजी होती है कि वो दूसरी लड़की की तारीफ़ नहीं सुन सकती हैं। हर आदमी की होती है, आदमी भी थोड़ा कम होते होंगे, औरतों की ज़्यादा होती होगी, या क्योंकि ज़्यादातर आदमी लिखने वाले होते हैं तो वो औरतों को इस तरह से पेश करते हैं कि औरतें ज़्यादा जेलस होती हैं। यहाँ पर हमें यही बताया गया है। अब यहाँ पर तो राइटर भी लड़की है तो वो शायद ज़्यादा समझती होगी लड़कियों की साइकोलॉजी, तो दूसरी लड़कियों की तारीफ़ वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही कैथरीन मैन्सफील्ड के साथ था। सो थ्रू दिस स्टोरी कैथरीन शोड द साइकोलॉजी ऑफ रोजमेरीज टाइप ऑफ वुमन। तो स्टोरी के माध्यम से लेखिका ने, कैथरीन मैन्सफील्ड ने हमें दिखाया है कि किस तरह रोज़मेरी जैसी औरतों की साइकोलॉजी होती है कि वो दूसरों की तारीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, जेलसी से भरी हुई होती हैं। शी इज़ अ टाइप ऑफ वुमन हु इज़ फ्रेल एंड जेलस। वो उस तरह की औरत है जो फ्रेल है, फ्रेल होता है तुच्छ, छोटा, कमज़ोर, और जेलस यानी ईर्ष्यालु है। इन स्पाइट ऑफ हर डिज़ायर टू अपीयर अदरवाइज। लेकिन वो दिखना नहीं चाहते वैसा। इन स्पाइट ऑफ हर डिज़ायर, उसकी इच्छा के बावजूद, टू अपीयर अदरवाइज, दूसरी तरीके से दिखना चाहते हैं वो, यानी ऊपर से वो बड़े दिल वाले दिखना चाहते हैं, लेकिन अंदर से वो उस तरह की औरत है जो बहुत जल्दी जेलस हो जाती है। तो ये एक साइकोलॉजिकल स्टडी है। आप जब स्टोरी को पूरा पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि कैथरीन का माइंडसेट ही हमें दिखाया गया है कि किस तरह से वो खर्चा करती है, शो ऑफ करती है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत दूर और बहुत महंगी महंगी शॉप पे जाती है, पैसे उड़ा देती है। फिलिप भी परवाह नहीं करता है, फिलिप भी उसको खूब पैसे देता है उड़ाने के लिए। और किस तरह से वो एक छोटी सी लड़की को ले आती है, उस लड़की को निकालती इस बात पे है कि ये इसकी तारीफ़ उसके पति ने कर दी है। तो ये सारी एक साइकोलॉजिकल स्टडी है, इम्प्रेशनिस्टिक टेक्निक बोलते हैं इस चीज़ को, इसमें साइकोलॉजिकल स्टडी होती है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इसमें लगभग 24 लाइन्स हैं, आप इजीली याद कर सकते हो और लिख सकते हो। कप ऑफ टी में से अगर कोई भी एक्सप्लेनेशन आए, कोई भी बड़ा क्वेश्चन आए या छोटा क्वेश्चन आए, ये पॉइंट्स आप सारे लिख सकते हो उसके अंदर। और बड़े से बड़ा लिखने की कोशिश किया करो, छोटा मत किया करो। जितना ज़्यादा आप लिख सकते हो उतना लिखा करो। अच्छी राइटिंग में लिखना है, बहुत ही सुंदर राइटिंग होनी चाहिए आपकी, पढ़ते ही समझ आनी चाहिए। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से आता है तो हेडिंग बना कर लिखिए, हेडिंग को बोल्ड करिए, हेडिंग को बड़ा करिए, अंडरलाइन करिए, और हेडिंग के बाद एक लाइन छोड़ करके उसका डिटेल में लिखना शुरू कीजिए। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आपके काम आएंगे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेने के लिए, क्योंकि एग्ज़ामिनर जो होता है वो पूरा आपका पेपर नहीं पढ़ पाता है,
वो करसरी नज़र से देखता है उसको, हेडिंग्स उसके एकदम उसके माइंड्स पे इंप्रेशन डालती है, हेडिंग वो पढ़ भी लेता है आराम से, और जब वो हेडिंग सही होती हैं तो वो ये भी सोचता है कि अंदर भी सही लिखा होगा। पूरा पढ़ने की जहमत कभी कभी नहीं उठाते हैं एग्जामिनर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हेडिंग से लिख के आना है, भले कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश ही नहीं, हेडिंग जरूर लिखिए, अंडरलाइन कीजिए, हो सकता है तो हेडिंग्स को आप अलग कलर में भी लिख सकते हो, ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हो, उससे और भी बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा उस पर। सारी इंप्रेशन की बात होती है यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में। अगला हम पढ़ लेते हैं द ओपन विंडो। द स्टोरी द ओपन विंडो इज रिटन बाय हेक्टर ह्यू मुनरो। तो राइटर हमें पता होना चाहिए, हेक्टर ह्यू मुनरो है ओपन विंडो का। हिज पेन नेम वाज साकी, उसका पेन नेम ये था साकी। द ओपन विंडो इज ए वेरी वेल कंस्ट्रक्टेड, ये काट देना, स्टोरी, वेल कंस्ट्रक्टेड स्टोरी है। इस पे बस ये लाइन सभी में लिख सकते हो, वेल कंस्ट्रक्टेड सारी होती है। इट अपीयर्स टू बी ए गोस्ट स्टोरी बट इट इज़ नॉट। ये ऊपर से तो गोस्ट स्टोरी लगती है, डरावनी स्टोरी लगती है, भूतों की कहानी लगती है, परंतु है नहीं ये ऐसी। द मेन कैरेक्टर्स आर वेरा ए 15-year-old गर्ल। तो इसका मेन कैरेक्टर एक लड़की है वेरा जो 15 साल की है, एंड द विजिटर मिस्टर फ्रैम्पटन, और उनके घर पे एक विजिटर आता है, एक गेस्ट आता है जिसका नाम होता है मिस्टर फ्रैम्पटन। मिस्टर फ्रैम्पटन हैड सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। मिस्टर फ्रैम्पटन एक ऐसा व्यक्ति है जो सा बीमार है, मानसिक रूप से बीमार है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको। द डॉक्टर एडवाइज हिम टू टेक कंप्लीट रेस्ट। डॉक्टर ने उसको, डॉक्टर हैड एडवाइज हिम कर लो, बेटर हो जाएगा सेंटेंस। द डॉक्टर हैड एडवाइज हिम टू टेक कंप्लीट रेस्ट। डॉक्टर उसको कंप्लीट रेस्ट करने की सलाह दे चुका था। हर सिस्टर एडवाइज हिम टू मेक ए चेंज ऑफ प्लेस। तो उसकी सिस्टर ने कहा कि तुम यहाँ पे रेस्ट नहीं कर पाओगे जहाँ शहर में रहते थे वो, तो तुम जगह चेंज कर लो, यहाँ से छोड़ के कहीं और चले जाओ। सो सी सेंट हिम इन अ विलेज। तो उसकी बहन ने उसको एक गांव में भेजा जहाँ उसके जानकार रहते थे। वो कहती तुम गांव के वातावरण में रहोगे तो तुम्हारा माइंड सेट हो जाएगा, वहाँ तुम रहो कुछ दिन, और वहाँ मेरे जानकार भी हैं, वहाँ चले जाओ तुम। वो उसको एक लेटर पकड़ा देती है, पुराने टाइम में फ़ोन नहीं थे तो लेटर दे देती है, तो कहते ये लेटर तुम मेरे उस परिचित को देना तो वो तुम्हें रख लेंगे। शी गैव हिम द एड्रेस ऑफ हर नोन मिसेज सेपल्टन। उसका नाम मिसेज सेपल्टन था, इस लाइन में मिस्टेक्स है। शी गेव हिम द एड्रेस ऑफ हर नो वन। ये नो वन इस तरह से करना है, KNOWN यहाँ लगाना है आपको। मिसेज सेपल्टन के घर वो भेजती है। मिस्टर फ्रैम्पटन वाज रिसीव्ड बाय ए यंग गर्ल ऑफ 15। अब जब वो उनके घर जाता है ना मिस्टर फ्रैम्पटन, तो वहाँ पे एक लड़की होती है 15 साल की, वेरा, वो मिलती है उसको। वेरा वॉज ए नोटी गर्ल। अब वेरा नोटी होती है, शरारती होती है। शी कुक्ड ए स्टोरी। जब उसको ये पता लगता है ना कि ये अनजान आदमी आया हमारे घर पे, इसके मज़े लेते हैं। अब उसको बेचारी को क्या पता कि ये बीमार आदमी साइकोलॉजिकली परेशान है, उसको तो बस मजाक करने से उसके साथ मज़ा लेना था। तो वो एक स्टोरी को कुक करती है। कुक स्टोरी का मतलब उसी वक्त एक कहानी बना लेती है। दैट इट वॉज अ 3rd एनिवर्सरी ऑफ द डिसअपियरेंस ऑफ हर आंट्स हस्बैंड एंड हर 2 ब्रदर्स। तो वो कहती है कि आज तीसरी एनिवर्सरी है, तीसरी सालगिरह है, आज 3 साल हो गए हैं मेरी आंटी का हस्बैंड और उसके 2 ब्रदर्स को गायब हुए। आंटी वही सेपरेटन उसकी। तो ये कहानी बनाती है। आगे वो बताती है दे हैव गॉन आउट विद देयर गन्स थ्रू द विंडो बट दे नेवर केम बैक। तो वो एक विंडो की ओर इशारा करके कहती है कि वो इस विंडो से अपनी बंदूकें लेकर के बाहर गए थे, परंतु आज तक वापस नहीं लौटे वो। यानी अपनी बंदूकें लेके वो शिकार पे गए थे जंगलों में, और आज तक वो वापस नहीं लौटे हैं। आज 3 साल हो गए पूरे। इवन देयर बॉडीज़ कुड नॉट बी रिकवर्ड। वो आगे वो कहती है कि उनकी तो बॉडीज़ भी नहीं मिली, पता नहीं उनको कौन मार गया, कौन खा गया, या पता नहीं कहाँ चले गए वो। When Vera's aunt came, she told Mr. Frampton that her husband and the brothers would be returning home soon from shooting. अब यहाँ पे थोड़ी सी बात और है जो मैंने लिखी नहीं है शॉर्ट करने के लिए, कि एक्चुअल में गए होते हैं, उसकी आंट का जो हस्बैंड है और उसके भाई एक्चुअल में शिकार पे गए होते हैं बंदूक लेकर के, और वो आने वाले ही होते हैं। लेकिन वेरा ने उनको ये बता दिया कि 3 साल हो गए अभी तक आए नहीं है, और पता भी नहीं है लोगों को वो कहाँ चले गए। अब वो आने वाले तो होते ही हैं। तभी उसकी आंटी आती थोड़ी देर बाद वेरा की, वो कहती है फ्रैम्पटन को कि उसके हस्बैंड और उसके ब्रदर जल्दी ही आने वाले होंगे शूटिंग से। तो वो तो सही बोल रही है, लेकिन मिस्टर फ्रैम्पटन को लगता है कि ये आंटी जो है मरे हुए लोगों का इंतज़ार कर रही है, तो वो डर जाता है वहाँ पे। हेयर वी फाइंड आयरनी। तो यहाँ पे एक आयरनिकल सिचुएशन पैदा हो जाती है। आयरनी वो सिचुएशन होती है जो अपोजिट कंडीशन दिखाती है। यहाँ पे फ्रैम्पटन को तो ये लगता है कि वेरा सही बोल रही है, जबकि मिस्टर जो सैम्पटन है उसको वो अपने आप में सही बोल रही है, उसको तो कोई पता ही नहीं है कि कोई इसको गलत कहानी सुना दी गई है। तो यहाँ पे एक आयरनी वाली सिचुएशन आ जाती है।
मिसेस सेपल्टन इज स्पीकिंग नेचुरली। मिसेस सेपल्टन तो नेचुरली बोल रही है, उसको क्या पता कोई कहानी कोनी बनी हुई है यहाँ पे। बट मिस्टर फ्रैम्पटन नोज दैट दे आर डेड एज वेरा हैड टोल्ड हिम। लेकिन मिस्टर फ्रैम्पटन को लगता है कि ये मरे हुए लोगों की बात कर रही है, उनका इंतजार कर रही है, जैसा कि वेरा ने उसको बताया है। और वेरा ने उसको ये भी कहा है कि जिस ओपन विंडो से वो गए हैं उसी ओपन विंडो से वापस आएंगे वो, या उसकी आंटी उसी ओपन विंडो से उनकी राह देख रही है। मिसेस सेपल्टन इज अनअवेयर ऑफ वट, यहाँ वाटर नहीं आएगा, वट आएगा, वट मिसचीफ वेरा इज़ प्लेइंग। मिस्टर सेपल्टन को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं है कि वेरा ने कौन सी शरारत उसके साथ कर दी है। सो वट एवर शी से इज़ फ्राइटन मिस्टर फ्रैम्पटन। तो जो कुछ भी वो कहती है सेपल्टन, उससे मिस्टर फ्रैम्पटन और डर जाते हैं। वो बेचारा साइकोलॉजिकली तो परेशान ही था, यहाँ के और परेशान हो गया और डर जाता है वो। आफ्टर सम टाइम मिस्टर फ्रैम्पटन सो 3 figures क्रॉसिंग द लॉन एंड कमिंग टूवर्ड्स द विंडो। अब थोड़ी देर बाद, क्योंकि उनको तो आना ही था, वो शूटिंग पे गए थे बेचारे, नेचुरली गए थे तो आने तो थे ही। अब मिस्टर फ्रैम्पटन सोचता है कि ये तो 3 भूत आ गए 3 साल के बाद। तो वो 3 फिगर्स देखता है, 3 लोगों को देखता है जो लॉन आएगा LAWN, ओके, एंड कमिंग टूवर्ड्स द विंडो, और वो विंडो की ओर ही आ रहे हैं। आई वॉज फुल्ली कन्विंस्ड दैट दे वर घोस्ट। ही वॉज आएगा, ही वॉज फुल्ली कन्विंस्ड। अब वो पूरा कन्विंस हो गया था, पूरा उसको पता लग गया था कि वो घोस्ट हैं वास्तव में। ही पिकड अप हिज स्टिक एंड हैट एंड रैन आउट फ्रॉम द रूम। तो वो तो डर गया बेचारा, उसने अपनी हैट उठाई, अपनी स्टिक उठाई और रूम से भाग गया। द स्टोरी हैज़ टचेज, और यही तो स्टोरी है, यहाँ पे भाग जाता है, स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो किस तरह से वेरा उसको उल्लू बना देती है, मूर्ख बना देती है, और उसके साथ बड़ी माड़ी होती है, क्योंकि वो बेचारे को पहले से ही परेशान होता है। वो तो यहाँ रेस्ट करने के लिए आया होता है, आराम करने के लिए आया होता है, यहाँ पे तो उसको और ज़्यादा बुरा वातावरण मिल जाता है। तो यहाँ पे स्टोरी में ह्यूमर का टच है, ह्यूमर है ना, विनोद, हास्य। वी रियली इन्जॉयड द वे वेरा, यहाँ वेरा आएगा, बिल्ड्स अप द घोस्टली एटमोसफियर। जिस तरह से वेरा घोस्टली एटमोसफियर बना देती है, एक डरावना माहौल बना देती है कहानी में फ्रैम्पटन के लिए, तो वास्तव में इसको सुन करके बड़ा मज़ा आता है। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ वेरी एप्ट। अगर टाइटल के बारे में पूछ ले तो एप्ट ही बोलना होता है हर एक का, हर एक ऐसे का, हर एक स्टोरी का टाइटल एप्ट होता है, यानी कम अच्छा होता है, योग्य होता है, सही होता है। क्योंकि ओपन विंडो टाइटल है, ओपन विंडो का मतलब जिस ओपन विंडो से वो गए हैं उसी ओपन विंडो से वापस आने वाले हैं, तो सारा ध्यान ओपन विंडो पर ही केंद्रित रहता है हमारा। द ओपन विंडो बिकम्स द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ओपन विंडो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है, आकर्षण का केंद्र बन जाती है। बिकॉज द घोस्ट वुड कम थ्रू दिस विंडो, क्योंकि इसी विंडो से वो भूत आने वाले हैं। भूत तो नहीं है एक्चुअल में, वो तो इंसान ही है, लेकिन फ्रैम्पटन को लगता है कि भूत हैं। ओके, अगला हमारा लेसन है सम वर्ड्स विद ए मम्मी। इसके देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द स्टोरी इज रिटन बाय फेमस अमेरिकन ऑथर एडगर एलन पो। तो इसका राइटर है एडगर एलन पो। द स्टोरी रिवील्स सम स्ट्रेंज फैक्ट्स अबाउट द एंशिएंट कल्चर ऑफ इजिप्टियंस। अब मम्मी वो वही है जो इजिप्ट के पिरामिड्स में रखी जाती थी। पुराने जो राजा महाराजा मर जाते थे तो वो लोग ये सोचते थे कि मरने के बाद भी इंसान जिंदा रहता है, तो वो उसकी जो बॉडी है उस पर एक ख़ास किस्म का लेप कर देते थे, जिससे उसकी बॉडी ख़राब नहीं होती थी वर्षों तक। आज भी 2000-3000 सालों के बाद भी उनके जो मम्मीज़ में मिलती हैं तो वो एकदम सही पड़े हैं उनकी बॉडी से, एकदम पता नहीं किस तरह का केमिकल उन्होंने ईजाद किया हुआ था। तो उसी जो इजिप्टियन का कल्चर है उसके जो स्ट्रेंज फैक्ट्स है उनको रिवील्स करती है, उनको शो करती है। द स्टोरी इज़ ए सटायर ऑन 2 थिंग्स। एक्चुअल में ये स्टोरी है, ये व्यंग्य है, 2 चीज़ों पे व्यंग्य है। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, किन चीज़ों पे व्यंग्य है। फर्स्ट, द पॉपुलर इंटरेस्ट इन ममीज़ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द स्टोरी वाज रिटन। एक तो सटायर है इस चीज़ पे कि लोगों का ज़रूर से ज़्यादा इंटरेस्ट था ममीज़ में, पिरामिड के जो ममीज़ थी उसमें। जो जब ये कहानी लिखी गई उस समय लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ममीज़ के बारे में, तो उस पर एक व्यंग्य किया गया कि इतना इंटरेस्ट क्यों। और दूसरी व्यंग्य है ऑन द नॉलेज ऑफ द वेस्ट ड्यू टू साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। दूसरा, पश्चिम के लोग, खासकर अमेरिका के लोगों को इस बात पे बड़ा घमंड था कि उनको बड़ा ज़्यादा नॉलेज है। हालांकि है भी है, लेकिन घमंड करना तो अच्छी बात नहीं है। तो उन्हीं के ही राइटर एडगर एलन पो ने इस चीज़ का मजाक उड़ाया कि किस तरह से हमारे लोग ये समझते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं। कारण क्या है जानकारी के पीछे? साइंटिफिक नॉलेज और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यानी साइंस में हमने बहुत तरक्की की है, उद्योगों में बहुत तरक्की की है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, उसकी वजह से हमें नॉलेज बहुत है। और उस पर व्यंग्य किया का कोई खास इतना नॉलेज भी नहीं है, वो कहना ये चाहता है। ए मम्मी इज़ गिवन टू डॉक्टर पोनोनर। तो एक और पात्र है डॉक्टर पोनोनर जो इस राइटर का फ्रेंड है, उसको एक मम्मी दी जाती है स्टडी के लिए।
द डॉक्टर विद हिज 2 फ्रेंड्स एंड द ऑथर ऑपरेटेड द मम्मी। अब जो डॉक्टर होता है, उसके 2 मित्र और होते हैं, और हमारा राइटर भी होता है, वो ऑपरेट करते हैं मम्मी को। ऑपरेट का मतलब उसको चीर फाड़ करके देखने वाले हैं कि इसका क्या है इसमें। दे वॉन्टेड टू नो द सीक्रेट्स बाय द मम्मी वाई, यहाँ वाई आएगा, वाई द मम्मी डिड नॉट रॉट। और वो ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो शव है, ये जो मम्मी है इतनी पुरानी है, ये रॉट क्यों नहीं हुई। रॉट का मतलब गली क्यों नहीं, सड़ी क्यों नहीं। दे फाउंड दैट इट वॉज ए केमिकल पेस्ट प्रिपेयर्ड आउट ऑफ पेपिरस रीड। उनको ये पता लगता है कि ये गली इसलिए नहीं क्योंकि एक केमिकल पेस्ट है जो तैयार किया गया है पेपिरस रीड से, वो इस पर लगाया गया है। पेपिरस एक पेड़ का नाम है। ड्यूरिंग देयर एग्जामिनेशन दे एक्ट लाइक ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन दैट गॉट ए न्यू टॉय। जब वो एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, उसका निरीक्षण परीक्षण कर रहे होते हैं, तो इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे कोई किसी बच्चे को एक नया खिलौना मिल जाता है, यानी बहुत ही एक्साइटेड होते हैं उस मम्मी के प्रति। दे पोक एंड प्रोड द मम्मी जस्ट टू सी व्हाट हैपन्स। तो वो मम्मी को छेड़ते हैं, कभी इधर से हाथ लगाते हैं, कभी उधर से हाथ लगाते हैं, उसको इलेक्ट्रिक शॉक भी देते हैं। उस मम्मी में थोड़ी देर के लिए जान भी आ जाती है, वो उससे बातें भी करती हैं। तो वो मम्मी के साथ तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, पोक एंड प्रोड करते हैं। द मम्मी इज ऑल्सो ए मेथड ऑफ रिडिक्यूल हर राइट डाउन टू इट्स नेम अल्लाह मिस्टेक यू। मम्मी को भी एक हास्य का ऑब्जेक्ट बनाया गया है, उसको भी इसी तरीके से ट्रीट किया गया कि हमें हंसी आए, और उसका नाम भी अजीब सा रखा गया है, अल्लाह मिस्टेक यू। अल्लाह मिस्टेक यू, मिस्टेक और अल्लाह 2 नाम से बनाया गया है, तो एक मतलब थोड़ा सा हास्य का वातावरण यहाँ क्रिएट किया गया नाम से ही। इन देयर डिस्कशन विद द मम्मी द मैन ट्राई टू प्रूव दैट देयर टाइम इज़ वन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। तो अब वो मम्मी से बात करते हैं, जब उसको बिजली का झटका देते हैं ना तो उसमें जान आ जाती है, वो बोलने भी लगता है। तो मम्मी के साथ जब डिस्कशन होता है ना, तो ये जो 4 लोग होते हैं जो उसको ऑपरेट करने वाले होते हैं, वो ये प्रूव करते हैं कि भाई तुम्हारे ज़माने में कहाँ इतना नॉलेज था, हमारे ज़माने में नॉलेज और टेक्नोलॉजी अनप्रेसिडेंटेड हो गई है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब जो पहले कभी ना हुआ हो। तो हमारे ज़माने में नॉलेज और विज्ञान में बहुत प्रगति हो गई है, वो मम्मी को ये बात कहते हैं। तो वो मम्मी जो है उनका जवाब देती है कि नहीं, हमारे टाइम के लोग भी ज्ञान विज्ञान में किसी से कम नहीं थे। तो यही स्टोरी में चलता है काफ़ी देर तक वार्तालाप इनका। ये देखिए आगे, बट अल्लाह मिस्टेक यू इजीली प्रूव्स दैट हिज टाइम वाज नॉट इन्फीरियर एंड ऑफन सुपीरियर। अल्लाह मिस्टेक यू ये बात साबित कर देता है कि हो सकता है कि तुम्हारे काल में, यानी आजकल मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान विज्ञान हो गया हो, लेकिन हमारे टाइम में भी कम नहीं था। वो ये बात को प्रूफ कर देता है कि हम इन्फीरियर नहीं हैं, बल्कि सुपीरियर हैं तुमसे, पुराने टाइम के लोग। अल्टीमेटली द मम्मी सीम्स टू विन द आर्ग्यूमेंट। और स्टोरी में यह दिखाया गया कि मम्मी जो है, अल्लाह मिस्टेक जो है, वो बहस को जीतता है, यानी वो साबित कर देता है कि हम ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। इन द एंड दे विन ओनली ऑन वन पॉइंट दैट इज़ कफ ड्रॉप्स। और लास्ट में वो जो 4 लोग होते हैं जिनको बड़ा घमंड होता है अपने नॉलेज पे, वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे जीत पाते हैं, और वो पॉइंट क्या होता है, कफ ड्रॉप, खांसी की दवाई। यानी एक बहुत ही तुच्छ से टॉपिक पे जीतते हैं वो। Thus, the story reveals a comparison between the ancient civilization scientific knowledge and that of present age। तो ये मेन पॉइंट है कि इस स्टोरी के अंदर रिवील किया जाता है, उजागर किया जाता है कंपैरिजन, एक तुलना को। कौन सी तुलना? पुराने ज़माने के नॉलेज और आज के नॉलेज के बीच में, यानी एंशिएंट सिविलाइजेशन साइंटिफिक नॉलेज, पुरानी सभ्यता के वैज्ञानिक नॉलेज पर, और जो प्रेजेंट एज का जो वैज्ञानिक नॉलेज है उसके ऊपर कंपेयर किया गया है, और इसमें जीत दिखाई गई पुराने की। The author means to say that every age has got its own knowledge and value of life। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है स्टोरी का, कि इस स्टोरी के माध्यम से ऑथर ये बताना चाहता है कि हर युग की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं, अपना अलग ज्ञान होता है, अपनी वैल्यू ऑफ लाइफ होती है। तो हमें किसी भी युग को इस तरह से नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको नीची नज़रों से नहीं देखना चाहिए। देयरफॉर द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी इज़ मीनिंगलेस। तो सेंस ऑफ सुपीरियरिटी नहीं रखना चाहिए कि हम जैसे तो कभी कोई हुए ही नहीं, हमें ही सारा नॉलेज है, ऐसा नहीं रखना चाहिए। सेंस ऑफ सुपीरियरिटी ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। ओके, अब अपने करते हैं नेक्स्ट, द मॉडल मिलियनेयर। ये स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ऑस्कर वाइल्ड की लिखी हुई है, और ये है बैरन की। एक बैरन है, एक बहुत ही अमीर व्यक्ति है जिसका नाम बैरन है। हु इज़ इंटरेस्टेड इन द आर्ट, वो आर्ट में बड़ा इंटरेस्टेड है। तो धनवान लोग होते हैं ज़्यादातर आर्ट में इंटरेस्ट होते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे बहुत होते हैं, पैसे खर्चने के लिए जगह होती नहीं है, फिर पैसे खर्च करने के लिए वो पुरानी बहुमूल्य चीज़ें
नीलामी में खरीदते हैं बोली लगा लगा के। ही हेल्प्स ए यंग मैन टू मैरी द वुमन ही लव्स। अभी जो बैरन है एक यंग मैन की हेल्प करता है कि वो उस औरत से शादी कर ले जिसको वो प्यार करता है, टू मैरी द वुमन ही लव्स। द नेम ऑफ द यंग मैन इज़ हुई अस्काइन। इसको हुई अस्काइन बोलेंगे तो वो यंग मैन होता है हुई अस्काइन। ये दूसरा मेन पात्र है इस स्टोरी का, हुई अस्काइन और बैरन। अब हुई अस्काइन लव्ड ए गर्ल नेम्ड लोरा मेल्टन। अब ये हुई जो है एक लड़की को प्यार करता था, उसका नाम था लोरा मेल्टन। द फादर ऑफ गर्ल वुड अलाउ ओनली देम टू गेट मैरिड इफ़ हुई हैड 10,000 पाउंड्स ऑफ हिज ओन। अब वो उससे शादी करना चाहता था लोरा से, लेकिन लोरा का बाप ऐसा था कि वो उसकी शादी तभी करता, उसने एक शर्त रख दी कि लड़के के पास 10,000 पाउंड होने चाहिए तभी वो शादी करेगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। द फादर ऑफ गर्ल वुड अलाउ ओनली देम टू गेट मैरिड, तो उनको तभी अलाउ करेगा शादी की जब हुई के पास 10,000 पाउंड होंगे खुद के। वन डे हुई विजिटेड हिज फ्रेंड एलन ट्रेवर। तो एक दिन हुई अपने दोस्त के घर गया, एलन ट्रेवर के। अब एलन ट्रेवर एक पेंटर था, वो पेंटिंग किया करता था, तो उस समय वो पेंटिंग कर रहा था। ही वॉज पेंटिंग ए मॉडल एंड द मॉडल वाज ए बैगर। तो उस समय वो एक मॉडल की पेंटिंग कर रहा था। मॉडल का मतलब किसी व्यक्ति की पेंटिंग बना रहा था, और वो मॉडल क्या था, बैगर था, एक भिखारी था, एक भिखारी की पेंटिंग बना रहा था। हुई फेल्ट सॉरी फॉर द मॉडल सो ही गैव हिम ए सॉवरेन। हुई को उस भिखारी को देख करके बड़ी दया आई और उस भिखारी को उसने एक सॉवरेन दे दिया। सॉवरेन का मतलब कुछ पैसे दे दिए, सिक्का दे दिया। लेटर हुई फाउंड आउट दैट द बैगर वाज एक्चुअली मिलियनेयर। लेकिन बाद में हुई को पता लगा कि वो बैगर एक्चुअल में बैगर नहीं था, भिखारी नहीं था, वो मिलियनेयर था, करोड़पति था वो, और उसका नाम यही था बैरन होसबर्ग, जो अपने पहले पढ़ाए हैं। तो वो बैरन होसबर्ग को शौक़ था एक अजीब सा कि बैगर के रूप में फ़ोटो खिंचवाएं, बैगर भिखारी के रूप में बन के रहें, वह मैं कैसा लगता हूँ भिखारी के रूप में, क्योंकि वो बड़ा धनवान था, उसकी सनक थी अजीब अजीब। तो उसको देख करके हुई को दया आ गई थी, उसने उसको कुछ पैसे दे दिए। बाद में पता लगा कि वो तो मिलियनेयर है। द नेक्स्ट डे ही रिसीव्ड ए चेक फॉर 10,000 पाउंड्स। तो बैरन को भी बड़ा अच्छा लगा कि कितना दयालु आदमी है, खुद गरीब है लेकिन मेरे को इसने सिक्का दे दिया। तो उसने फिर अगले दिन उसको 10,000 पाउंड्स का चेक दिया। तो उसको पता लग गया था कि उसकी कहानी क्या है, इस लड़के की शादी करना चाहता है, 10,000 पाउंड चाहिए। विच वॉज ए वेडिंग प्रेजेंट टू हुई अस्काइन एंड लोरा मार्टिन फ्रॉम बैरन होसबर्ग। तो वो उसने 10,000 पाउंड का चेक दिया शादी के गिफ्ट के रूप में इन दोनों को। ऑन द वेडिंग डे द बैरन मेड ए स्पीच एट द वेडिंग ब्रेकफास्ट। तो जब उनकी शादी होती है तो बैरन एक बहुत ही अच्छा भाषण देता है उनके वेडिंग ब्रेकफास्ट पर। एलन, अब जो उसका मित्र था, पेंटर था, वो ये कहता है कि मिलियनियर मॉडल्स आर रेयर इनफ बट मॉडल मिलियनियर्स आर रेयर स्टिल। तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट कोट है। वो ये कहता है कि मिलियनियर मॉडल्स आर रेयर इनफ, कि धनवान लोग तो बहुत ही रेयर होते हैं। धनवान मॉडल यानी जिनको हम फोटो वगैरह बनाएं तो वो उनको मॉडल कहते हैं। जैसे मॉडल कपड़े पहन करके मॉडलिंग करते हैं, वैसे मॉडल, मिलियनियर मॉडल तो हमें खूब मिल जाएंगे, लेकिन मॉडल मिलियनियर कोई नहीं मिलेगा, आदर्श मिलियनियर कोई नहीं मिलेगा। यहाँ पे मॉडल का यूज़ अलग सेंस में है, यहाँ पे मॉडल का यूज़ आदर्श के रूप में हुआ है। तो वो बैरन जो था एक आदर्श बिलियनियर था, यानी वो अपने पैसे बहुत ही सही जगह पे खर्च करता था। उसने 10,000 पॉइंट एक ऐसे व्यक्ति को दिए जिसको ज़रूरत थी अपने प्यार को पाने के लिए। इन दिस स्टोरी ऑस्कर वाइल्ड कमांड्स, कमांड की बजाय कमेंट लिखो आप, कमेंट्स दैट वेल्दी पीपल नीड नॉट टू बी चार्मिंग। तो ये बहुत ही बड़ा ऑब्जर्वेशन किया है ऑस्कर वाइल्ड ने, बहुत अच्छी बात कही है कि धनवान लोगों को सुंदर होने की जरूरत नहीं है। कोई आदमी अगर बहुत ही धनवान है ना तो वो ऑटोमेटिक ही सुंदर लगता है लोगों को, भले ही वो कैसा ही हो देखने में, खासकर आदमी। देयर अगलीनेस इज़ कवर्ड बाय देयर वेल्थ। उनकी जो अगलीनेस है, उनकी जो कुरूपता है, वो धन के पीछे छुप जाती है। तो ये बात सही भी है, ये धनवान लोग जो होते हैं वो सबको सुंदर लगते हैं, और जो सुंदर होते हैं लेकिन धनी नहीं होते तो कोई उनकी तारीफ़ नहीं करता है, कोई उनको प्रेज़ नहीं करता है, क्योंकि वो किसी काम नहीं आ सकते। बाय हेल्पिंग हुई टू मैरी लोरा बैरन एग्जाम्पलीफाइज द आइडियल वे टू स्पेंड मनी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि वो बैरन जो है वो हुई की मदद करता है लोरा से शादी करने में, और वो पेश करता है एक ऐसा तरीका, आइडियल वे, कि किस तरह से पैसे को खर्चा जाना चाहिए अच्छे कामों के अंदर। तो ये मॉडल मिलियनियर का एक उदाहरण है बैरन इस स्टोरी के अंदर। ये मतलब टिटुलर कैरेक्टर है, इसी पे टाइटल पड़ा हुआ है। ओके, अब आते हैं लास्ट ऐसे हमारा, प्रोफेशन फॉर वीमेन। इसकी राइटर है वर्जीनिया वुल्फ, और
और एक्चुअल में ये जो एसे है, ये एसे एक स्पीच है। इसने एक स्पीच दी थी वर्जीनिया वुल्फ ने, और उसी स्पीच को फिर एसे के रूप में सिलेबस में डाला है हमारे। ओरिजिनली इट वॉज ए स्पीच गिवन बाय वर्जीनिया वुल्फ बिफोर ए ब्रांच ऑफ द नेशनल सोसाइटी फॉर वुमेन। ये एक संस्था थी, नेशनल सोसाइटी फॉर वुमेन। यहाँ पे उसने एक भाषण दिया था ऑन जनवरी 21, 1931, 1931 में ये भाषण दिया था। इसको बाद में पब्लिश कर दिया गया एसे के रूप में। इट वॉज पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली। पोस्ट्यूमसली का मतलब मरणोपरांत। तो जब ये डेथ हो गई थी वर्जीनिया वुल्फ की, उसके बाद इसके जो स्पीच को एसे का रूप दे करके द डेथ ऑफ द मोथ एंड अदर एसेज इस कलेक्शन के अंदर पब्लिश किया गया। इन दिस एसे वर्जीनिया वुल्फ हैज़ यूज्ड ए फ्रेज द एंजल इन द हाउस। तो इस एसे के अंदर इसका बड़ा यूज हुआ एक फ्रेज़ का, द एंजल इन द हाउस। ये जो एंजल है, ये जो परी है, ये परी हर औरत को रोकती है स्वतंत्र होने में, अपने विचार स्वतंत्रतापूर्वक रखने में। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट फ्रेज़ है। इसके बारे में पूछा जा सकता है कि ये कौन है एंजल, एंजल इन द हाउस। तो एंजल इन द हाउस नाम तो पॉजिटिव है, लेकिन है नेगेटिव। ये नेगेटिव इस सेंस में है कि पुराने टाइम में विक्टोरिया के काल के अंदर औरतों पे बहुत सारी बंदिशें थी। उनको आज़ादी नहीं थी अपने हिसाब से काम करने की, उनको आज़ादी नहीं थी आदमियों के कामों में टांग अड़ाने की, उनकी आलोचना करने की। उनको यही सिखाया जाता था हमेशा कि आप शांत रहो, आप आदमियों का कहना मानो, उनकी सेवा करो, इसी में आपकी खुशी है, आपकी भलाई है। तो जब भी कोई औरत कोई ऐसा काम करना चाहती है जो परंपरा के ख़िलाफ़ हो, जो आदमियों के ख़िलाफ़ हो, जिसमें अपनी खुद की सोच दिखाई जाती हो, तो हर औरत के मन में एक आवाज़ आती है अंदर से कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करना, ये गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं सिखाया गया, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये जो आवाज़ आती है ना, उसको इसका नाम दिया गया, वो एंजल है, घर का एंजल है, द एंजल इन द हाउस। तो वो हर औरत को रोकती है, स्वतंत्रता की बाधक है। तो वर्जीनिया वुल्फ को भी ये एंजल रोकती थी काम करने में। तो ये जो ली गई है ना फ्रेज़, ये कहाँ से ली गई है? शी हैज़ बोरोड इट फ्रॉम कवेंट्री पैटमोर्स पोइम सेलिब्रेटिंग डोमेस्टिक ब्लिस। तो ये याद रखना है कि कवेंट्री पैटमोर की एक पोइम है, उसमें से ये फ्रेज़ ली गई है। हालांकि उसने पॉजिटिव वे में यूज़ किया होगा, लेकिन वर्जीनिया वुल्फ ने इसको नेगेटिव वे में यूज़ किया कि ये गलत है, इसको मारना पड़ेगा। ये जो एंजल है, मारेंगे तभी औरतें आगे बढ़ेंगी। औरतों को जो बनी बनाई सोच है, जो आदमियों की सोच है, पैट्रियार्कल थिंकिंग जो है, उसको तो किल करना ही पड़ेगा अगर उनको आगे बढ़ना है तो। क्योंकि आदमी लोग कभी नहीं चाहेंगे कि औरतें उनसे आगे निकल जाए। इसलिए उन्होंने ऐसे ऐसे रूल बना रखे हैं समाज के अंदर कि औरतें आगे ना बढ़ पाए। औरतों के लिए सारी हर तरह की बंदिशें लगा रखी हैं, ये कपड़े पहनने हैं, इस तरह से बोलना है, इस तरह से बैठना उठना है, इस तरह से घर में ही रहना है, आदमियों की सेवा करनी है। ये सारे रूल हमारी सोसाइटी में भी है, वहाँ भी थे। तो वहाँ पे औरतें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गई थी और हमसे आगे निकल गई, हमारी औरतों से। हमारे बड़े भी कभी निकल जाएंगी। द एंजल इन द हाउस इज़ एन आइडियल। ये आगे इसका एक्सप्लेन भी किया गया है। एक आइडियल है, एक आदर्श है एंजल इन द हाउस। आदर्श आदमियों का, वो औरतों का नहीं है। शी इज़ द वुमन राइटर सबकॉन्शियस। वो हर वुमन राइटर की सबकॉन्शियस है, यानी दिमाग में शुरू से ही भरा हुआ होता है ना, बचपन से ही सिखा दिया जाता है, तो दिमाग के अंदर वो बैठ जाता है सबकॉन्शियस बन के। तो हर वुमन राइटर का सबकॉन्शियस है वो एंजल। दिस वुमन इज़ द क्रिएशन ऑफ मैन। ये जो एंजल है, ये आदमी की क्रिएशन है। इस एंजल को वुमन बोला गया है, आदमियों ने बनाई इस एंजल को। शी इज चार्मिंग, क्वाइट, अनसेल्फिश एंड प्योर वुमन ऑफ द हाउस। अब वो जो है, उस एंजल के अकॉर्डिंग जो वुमन चलती हैं, वो कैसी होती हैं? चार्मिंग होती हैं, सुंदर होती हैं, क्वाइट, शांत होती हैं, अनसेल्फिश होती हैं, अपने बारे में नहीं सोचती हैं, और प्योर होती हैं एकदम, यानी एक आदमी के पल्ले बांधी उसी की रहती हैं, ऑफ द हाउस। इन अदर वर्ड्स, शी डिड नॉट हैव और वॉन्ट टू हैव ए माइंड और विश ऑफ हर ओन। और दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि वो जो औरत है, वो जो एंजल है, वो कैसी औरत है? वो ऐसी औरत है जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, अपना कोई दिमाग नहीं है, अपनी कोई थिंकिंग नहीं है, और ना ही वो पाना चाहती है ऐसी थिंकिंग, ना ही वो अपने हिसाब से जीना चाहती है। अब आप बताइए भी, ये सही है कि गलत है? औरतों का डेवलपमेंट तभी तो होगा ना जब वो अपने हिसाब से सोचेंगी, अपना हित सोचेंगी, ना कि तब होगा जब वो आदमियों के हिसाब से सोचेंगी। तो उस एंजल को मारना ज़रूरी है वर्जीनिया वुल्फ के हिसाब से। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट जो पीछे हमने किया है, याद कर लेना आपको। द एंजल इन द हाउस कॉमेंट्री पैटमोर की पोइम से लिया गया है। एक आइडियल है, एक ऐसी औरत है जिसका अपना दिमाग नहीं है, जो और आदमियों के हिसाब से चलती है। इन दिस एसे स्पीक्स ऑफ द स्ट्रगल प्रेजेंट फॉर ऑल वुमन राइटर्स, सो दैट इज़ टू ब्रेक आउट ऑफ
द कन्वेंशन सोसाइटी हैज़ फॉर वीमेन। तो इस ऐसे के अंदर वो ऐसी वुमेन राइटर्स के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में बताती है जिनको जो कन्वेंशन है उन्होंने बांध रखा है और उसको तोड़ना है उसको। तो वो संघर्ष करती हैं, सारी वुमेन राइटर्स जो हैं उस स्ट्रगल को तोड़ने में संघर्ष करती हैं, जो सोसाइटी ने तरह तरह की कन्वेंशंस लगा करके औरतों के ऊपर उनको बांध दिया है। ओके, that is being pure and conservative and sycophant towards men without a mind of their own। अब सोसाइटी ने औरतों को किस तरह की परंपराओं में बांध दिया है? मेन तो यही है कि प्योर रहना है, यानी एक के प्रति वफादार रहना है, कंजर्वेटिव रहना है, कंजर्वेटिव का मतलब रूढ़िवादी रहना है, अपनी नई सोच नहीं लानी है, और साइकोफेंटिक रहना है। साइकोफेंटिक का मतलब चापलूसी करनी है, किसकी? आदमियों की, फ्लैटरी करनी है, अपना माइंड यूज़ नहीं करना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इनसे बाहर आने के लिए वुमेन राइटर को स्ट्रगल करना है, किस तरह से इन चीज़ों को वो तोड़ सकती है। शी वॉज एबल टू ब्रेक बिकॉज शी वॉज नॉट डिपेंडेंट ऑन फॉर ए लाइवलीहुड ऑन राइटिंग, शी वॉज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अब वो अपनी बात कह रही है कि किस तरह से वो इसको तोड़ पाई। वर्जीनिया वुल्फ इस जो बंधन थे इसको कैसे तोड़ पाई? बिकॉज शी वॉज नॉट डिपेंडेंट फॉर ए लाइवलीहुड ऑन राइटिंग, क्योंकि वो राइटिंग पर ही निर्भर नहीं थी अपनी लाइवलीहुड के लिए, यानी राइटिंग से उसका घर नहीं चलता था, राइटिंग वो अपने शौक़ से करती थी। और दूसरी बात ये थी कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, उसके पास कमाई का और भी साधन थे। तो सबसे बड़ी बात जो इस ऐसे के थ्रू ये कहना चाह रही है लेखिका कि एक औरत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यानी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होनी चाहिए। वो किसी और पे निर्भर नहीं होनी चाहिए पैसों के लिए, उसके पास खुद के पास पैसों का स्रोत होना चाहिए, भले जॉब हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ और कोई भी और चीज़ हो, उसके पास खुद के पैसे होने चाहिए, तभी वो इन बंधनों से आज़ाद हो सकती है। अदरवाइज़ पुरुष समाज उसको दबा के ही रखेगा। तो वो कहती ना कि राइटिंग के लिए वो लाइवलीहुड पर डिपेंड नहीं थी, राइटिंग वो शौक़ पैसे से करती थी। अगर उसको राइटिंग से पैसे मिलते तो हो सकता है कि उसकी जो राइटिंग थी जिसमें वो खुद का दिमाग यूज़ करती, बंधनों को तोड़ देती, तो हो सकता है कि लोग उसको पसंद ना करते, उसको पैसे ही ना मिलते, क्योंकि पढ़ने वाले ज़्यादातर आदमी लोग होते हैं। वो फिर ऐसी औरत को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देते थे लेखन व्यवसाय में। तो फिर अगर उसको पैसे कमाने थे तो उसके हिसाब से लिखना पड़ता, आदमियों की सोच के हिसाब से। तो वो कह रही है कि क्योंकि उसके पास अलग स्रोत थे इनकम के, इसलिए वो राइटिंग में अपने माइंड को एक्सप्रेस कर पाई। वर्जीनिया वुल्फ बिलीव्ड इन द नेसेसिटी ऑफ डिस्ट्रॉइंग व्हाट शी कॉल्स द एंजल इन द हाउस। तो वर्जीनिया वुल्फ का एक पक्का मानना है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अपनी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट लाना है, औरतों की स्थिति सुधारनी है, तो उस एंजल को मारना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, जिसको वो कहती है एंजल इन द हाउस। ओनली देन द वुमन राइटर विल बी एबल टू राइट फ्रीली ऑनेस्टली। तभी वुमन राइटर्स जो हैं फ्रीली और ऑनेस्टली लिख पाएंगी, वरना तो वो आदमियों की थिंकिंग ही एक्सप्रेस करेंगी। शी हैज़ ट्राइड वेरी हार्ड टू किल दैट एंजल। तो उसने बहुत कोशिश की उस एंजल को मारने की, और वो सक्सेसफुल भी हुई। शी हैज़ मेड हर रूम ऑफ हर ओवन विद ग्रेट एफर्ट्स। तो उसने बहुत ज़्यादा प्रयासों के बाद अपनी जगह बना ली है, रूम का मतलब अपनी जगह बना ली है खुद की सोसाइटी के अंदर। और ख़ुद की जगह तभी बनती है जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है वुमन, वरना वो किसी दूसरे के घर में ही रहती है। रूम ऑफ हर ओन का मतलब यही है, अपना खुद का घर, अपने खुद का मकान या अपने खुद की जगह, वो तभी बनती है जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो। बट फ्यूचर वुमन राइटर मस्ट सिक्योर दिस रूम, इट इज़ द ड्यूटी टू डेकोरेट इट, टू फर्निश इट एंड टू शेयर इट। और आने वाले जो राइटर्स हैं उनको इस रूम को और ज़्यादा डेकोरेट करना है। जो रूम वर्जीनिया वुल्फ ने अपने लिए बनाया है ना, तो बाकी राइटर्स के लिए भी बनाया है। आने वाले राइटर्स, वुमन राइटर्स की ये ड्यूटी है कि इस रूम को वो अपने पास रखे संभाल के, और उसको डेकोरेट भी करे, उसको फर्निश भी करे, और उसको शेयर भी करे बाकी वुमन राइटर्स के साथ, ताकि वो भी अपना डेवलपमेंट कर सके। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे हमारे थे मेन पॉइंट्स पूरे फिक्शन पार्ट के। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, गुड बाय, गुड लक।